उड़ीसा में रूपनगर नाम का एक गांव था। गांव में 2 डेयरी थी। एक संगीता की डेयरी थी और उसी के सामने मीना की डेयरी थी। संगीता और मीना में समानता ये थी कि दोनों की ही अम्मी नहीं थी और दोनों के अब्बू बीमार रहते थे। इसलिए संगीता और मीना को अपनी अपनी दुकान संभालनी होती थी। संगीता के 2 और छोटे भाई थे। संगीता और मीना एक दूसरे की खिंचाई करने का कोई मौका नहीं गंवाती थी। एक रोज जब सुबह सुबह संगीता दुकान खोल रही थी तो मीना उससे बोली, संगीता, मैंने सुना है तू देसी घी में डालडा मिला कर देती है। तू कहे तो गांव वालों को तेरी असलियत बता दूं? नहीं, मैं देसी घी में डालडा नहीं मिलाती, लेकिन मैंने सुना है कि तू देसी घी में अपनी नाक मिलाती है, जो हमेशा नाले की तरह बहती रहती है। संगीता के अब्बू एक ईमानदार शख्स थे। वो हर वक्त संगीता को घी की तहारत का खास ख्याल रखने के लिए कहते थे। बेटी, खाने पीने की चीजों के कारोबार में सफलता हासिल करने के लिए ईमानदारी और तहारत सबसे अहम चीज है। ईमानदारी और तहारत की दूर दूर तक चर्चा होती है। भोपूराम समोसा वाले का नाम हमारे आस पड़ोस के गांव में भी जानते हैं, क्योंकि उसके समोसे में सारा माल खालिस होता है। उधर मीना के वालिद एक चालाक और मुनाफाखोर इंसान थे। मीना बेटी, कारोबार का एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। देसी घी तैयार करते वक्त घी को ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि घी जितना पकता है उतना ही कम हो जाता है। इसीलिए घी को कच्चा ही छोड़ दिया करो। पर अब्बू, मैंने तो सुना है कच्चा घी जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। बेटी, इतना सोचोगी तो कारोबार में कमाई नहीं कर पाओगी, और फिर घी को पकाने में ईंधन भी तो ज्यादा खर्च होता है। कुछ रोज बाद संगीता के वालिद दुनिया से रुखसत हो गए। पिता के इंतकाल के बाद संगीता के देसी घी की बिक्री खूब बढ़ गई। इसकी एक वजह तो संगीता के देसी घी की तहारत थी और दूसरी वजह थी कि गांव के लोगों की हमदर्दी संगीता के साथ थी, क्योंकि वालिदान के बगैर संगीता अपने दोनों छोटे भाइयों की परवरिश अकेले कर रही थी। अब्बू, जब से संगीता के वालिद का इंतकाल हुआ है तब से हमारे देसी घी को तो कोई पूछ भी नहीं रहा। फिक्र मत करो बेटी, ये दवाई ले जाओ, ये मैंने शहर से मंगवाई है। इसे बस किसी तरह संगीता के देसी घी में मिला देना। मीना संगीता की दुकान में घुसने का मौका ढूंढने लगी। एक दिन संगीता के घर कोई मेहमान आ गया। संगीता दुकान ऐसे ही खुली छोड़कर घर चली गई। मीना तुरंत मौका देख के संगीता की दुकान में घुस गई और उसने अपने पिता की दी हुई दवाई का कुछ कतरा देसी घी में मिला दिया। 10 मिनट बाद जब संगीता वापस लौटी, मीना अपना काम करके जा चुकी थी। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। संगीता का देसी घी खूब बिक रहा था, लेकिन जिसने भी देसी घी से बना हुआ कुछ भी खाया उसे जबरदस्त दस्त हो गए। और राम बाबू, सब खैरियत है ना? कुछ मत पूछो श्यामलाल, कल देसी घी की पूड़ियाँ खा ली थी। गुसल खाने जा जा के हालत खराब हो गई है। मेरी बेगम ने भी देसी घी की पूड़ियाँ खाई थी, उसे भी दस्त हो रहे हैं। तुमने देसी घी कहाँ से खरीदा था? वहीं जहाँ से सारे गांव वाले खरीदते हैं, संगीता की दुकान से। पूरे गांव वाले संगीता की दुकान पर हाजिर हो गए। देसी घी की जांच कराई गई तो उसमें केमिकल मिला। गांव वालों, संगीता ने आप लोगों के भरोसे का गलत फायदा उठाया और घी में मिलावट की। इसे तुरंत गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। संगीता को गांव से बाहर निकाल दिया गया। या अल्लाह, मेरी मदद करे। मेरे दोनों भाई अभी नादान हैं। वो क्या खाएंगे और खुद का ख्याल कैसे रखेंगे? कहते हैं कि सच्ची दुआ में बहुत ताकत होती है। उसी वक्त सड़क से एक जादूगर की टोली गुजर रही थी। जादूगर ने देखा एक लड़की सड़क के किनारे बैठी रो रही है। क्या हुआ बेटी? क्या किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है, इसीलिए रो रही हो? नहीं, घी में मिलावट के इल्जाम में
गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए रो रही हूँ। मैंने तो घी में कुछ मिलाया भी नहीं था। मैंने अपनी जादुई नजर से सब कुछ देख लिया है। तू एक ईमानदार लड़की है। अपने गांव वापस जाओ और गांव वालों से गुजारिश करो कि तुम्हें एक मौका और दें। साथ में मेरा देसी घी ले जाओ, इसे अपने देसी घी में मिला देना। एक बात और। जादूगर ने संगीता के कान में कुछ कहा। संगीता गांव वापस लौट आई और उसने गांव वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और गुजारिश करने पर गांव वालों ने उसे एक मौका दे दिया। संगीता ने जादूगर का दिया घी अपने देसी घी में मिला दिया और फिर से घी बेचना शुरू किया। गांव में अब कोई संगीता का घी नहीं खरीद रहा था। सब लोग मीना की दुकान पर जा रहे थे। काफी दिन बाद एक आदमी संगीता की दुकान पर आया। कैसे हो मंटो काका, सब खैरियत तो है? बेटिया, बहुत बीमार हूँ। सिर में दर्द, बुखार, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, कोई बीमारी खत्म ही नहीं होती। मुझे जरा 250 ग्राम देसी घी दे दो। मंटो काका रात में देसी घी के पराठे खाते हैं। जब वो अगले रोज सोकर उठे तो उनकी सारी बीमारियां गायब हो चुकी थीं। मंटो काका ने घूम घूम कर पूरे गांव में खबर फैला दी कि संगीता के देसी घी से उनकी बीमारियां ठीक हो गई हैं। फिर क्या था, गांव के लोग संगीता की दुकान पर टूट पड़े। मीना की बिक्री फिर से कम हो गई। अब्बू, संगीता के देसी घी से बीमार लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे घी को तो कोई पूछ भी नहीं रहा। फिक्र मत करो बेटी, इस बार मैंने शहर से एक ऐसी दवाई मंगाई है जो दस्त के साथ साथ उल्टी, बुखार और खाज भी करेगी। मीना फिर अपने वालिद की दी हुई दवाई संगीता के घी में मिलाने की फिराक में रहने लगी। एक दिन संगीता जब घर पर खाना खाने चली गई तो मीना ने उसकी दुकान में घुसकर देसी घी में दवा डाल दी। अब आएगा मजा। मीना जब अगले दिन सुबह को दुकान खोलने पहुंची तो उसने देखा कि संगीता की दुकान पर गांव वालों की भीड़ लगी हुई है। लगता है इस बार गांव वाले संगीता की धुनाई करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जब मीना संगीता की दुकान पर पहुंची तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने देखा कि दुकान पर सीढ़ी चल रही है। गांव के लोग टीवी पर देख रहे हैं कि मीना संगीता के घी में कुछ डाल रही है। आओ मीना आओ, इस बार तुम्हारी चोरी पकड़ी गई क्योंकि मैंने अपनी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। गांव की औरतों ने मीना की खूब धुनाई की और उसे और उसके अब्बू को गांव से बाहर निकाल दिया। सुमन के परिवार की माली हालत बेहद खराब। वो अपने अब्बू हेमू और अम्मी शांति के साथ रहती थी। शांति और हेमू दोनों की मशक्कत करने के बावजूद उनका घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा था। कई बार तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी तीनों को। एक रोज हेमू और शांति आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और सुमन ने घर के बाहर से सुन लिया। अल्लाह ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ? दिन रात मेहनत करता हूँ मैं। एक बेटी तक को खुशियाँ नहीं दे पाए हम। हमारी हालत देख के तो कोई उससे भी निकाह नहीं करेगा। सुमन ये बात सुनकर अंदर आती है और कहती है, अम्मी अब्बू, आप लोग इतना परेशान क्यों होते हो? मैं बेहद खुश हूँ आप लोगों के साथ। मुझे कोई कमी नहीं है यहाँ। ये देखिए, मैं बाजार से कुछ फल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सुमन ने सारे फल अपने अम्मी अब्बू को दे दिए, ये कहते हुए कि वो बाजार में खाकर ही आई है। पर सुमन भी भूखी थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पर अपने अम्मी अब्बू को खाते देख उसका पेट भी भर गया। इसी तरह सुमन कहीं ना कहीं से हर रोज कुछ ना कुछ ढूंढ कर ले आती थी। एक दिन अपने अम्मी अब्बू के लिए कुछ मिठाई लाते हुए उसे रास्ते में एक बच्चा दिखा। वो बच्चा बेहद भूखा लग रहा था।
जैसे उसने 5-6 दिनों से कुछ भी नहीं खाया हो। उसका कद बहुत छोटा सा था और वो बिना कुछ कहे सुमन के हाथों में मिठाई के पैकेट को देख रहा था। तुम इस रास्ते में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप मिठाई को देखता रह गया। सुमन समझ गई कि उसे भूख लगी है और उसने वो मिठाई उस बच्चे को दे दी। सुमन घर आकर अपने अम्मी अब्बू को उस बच्चे के बारे में बताती है। उसके बाद वो भूखे पेट सो जाती है। सुबह भूख के मारे सुमन का पेट दर्द करता है और वो उठ के बाहर बैठ जाती है। काश बस एक रोज के लिए मुझे लोगों से भीख मांगनी ना पड़ती। मैं थक गई हूँ इस गरीबी की जिंदगी से। सुमन ऐसा बोलकर अपने घर के अंदर जाने ही वाली थी कि उसने देखा उसके सामने एक झोला रखा हुआ है। झोले के अंदर चावल, दाल और सब्जियां रखी हुई थी। सुमन खुशी के मारे रोने लग गई। या अल्लाह, आपने मेरी बात सुन ली। कितने अरसे के बाद आज भर पेट दाल चावल खाने को मिलेगा अम्मी अब्बू को। हेमू और शांति जब घर वापस आए तो गर्मा गर्म खाना देखकर उनकी भी आंखें भर आईं। तीनों खुशी से खाना खाकर गुफ्तगू करने लग जाते हैं। अम्मी अब्बू, मेरे स्कूल का आखिरी साल है। बस इस साल की फीस हम लोग दे दें तो मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और मैं काम करना शुरू कर दूंगी। फिर आपको पैसे के लिए कभी रोना नहीं पड़ेगा। बेटी, पर हम इस साल की फीस कहाँ से लाएंगे? कितनी भी कोशिश कर लें, हम 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पाते। अब तो स्कूल के बारे में सोचना बंद कर दे बेटी। ऐसा मत कहिए अम्मी। मैंने इस जिंदगी में खुद के पैसा कमाने के अलावा और कोई ख्वाब नहीं देखा है। मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई तो मैं किसी दफ्तर में काम नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही सुमन ये कहकर रोने लगती है, उसकी एक सहेली उसे ये बताने आती है कि उसे स्कूल की तरफ से 1 साल का वजीफा मिल गया है। सुमन को यकीन ही नहीं होता कि एक ही दिन में उसकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। शांति अपनी बेटी की किस्मत देख थोड़ी लालची बन जाती है। वो सुमन से 2-3 चीजें और मांगने को कहती है और सुमन भी चुपचाप अपनी अम्मी की बात मान लेती है। सुमन सच्चे दिल से मांगती है तो उसे कुछ भी हासिल हो रहा था। शांति ने अपनी बेटी को गहने, चावल और साड़ी की ख्वाहिश करने को कहा। माँ, अगर सच में मेरी ख्वाहिशों में जादू है तो मुझे ऐसी ख्वाहिश करनी चाहिए जिससे सबको मदद मिले। सबको मदद बाद में करना, पहले तू मेरी ख्वाहिशें पूरी कर। सुमन को अपनी माँ की आंखों में लालच दिख रहा था और ये जानने के बाद सुमन बेमन से चीजें मांगने लगी। गहने हाजिर क्यों नहीं हो रहे सुमन? क्योंकि मैंने सच्चे मन से कुछ भी नहीं मांगा है। पगली, तू ऐसा क्यों कर रही है? तू अपनी अम्मी को खुश नहीं देखना चाहती? जरूर आपको खुश देखना चाहती हूँ अम्मी, पर उससे ज्यादा मैं ये चाहती हूँ कि हम तीनों खुश हों। हमें सिर्फ आज की खुशी के लिए नहीं, आने वाली जिंदगी की खुशी के लिए भी सोचना होगा। शांति को ये बात समझ में आई और उसने फिर सुमन से जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं मंगवाई। सुमन अपने सच्चे दिल से जो भी चीज मांगती वो ख्वाहिश मुकम्मल हो जाती थी। सुमन और उसका परिवार अब उसकी इस शक्ति से अपनी जिंदगी दुरुस्त कर लेते हैं और एक गरीब की बेटी की जादुई दिल की वजह से उनकी जिंदगी बदल जाती है।